और आज का व्लॉग काफ़ी नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग होगा आप सभी के लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसे गांव का दौरा कर रहे हैं जिस गांव से निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप देखते जाइए, बहुत ही खूबसूरत ये गांव है, जंगलों के बीच में बसा हुआ। और रोड देखने से ही समझ में आता होगा कितना कुछ ज़रूरत है इस क्षेत्र में, इस गांव के लोगों के लिए आवागमन के लिहाज से कार्य करने की। फ़िलहाल ये रिजर्व फॉरेस्ट इलाका होने की वजह से यहाँ पर रोड का जो है कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ है। मांगे कई बार यहाँ के आदिवासियों के द्वारा की गई है। ये है हमारे धनीराम मरस्कोले जी, हमारे परिचित के। इनको हमने कॉल किया था जब रास्ता भटक गए थे, तो इन्होंने बताया कि आप पीछे आ जाइए, पीछे के रास्ते से हमको लेने के लिए आ गए ये। तो अब हम सुरक्षित उस गांव की ओर पहुंचने वाले हैं, कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। आदिवासियों का जो बड़ा देव शक्ति पूजा स्थल जो रहता है वो हर जगह रहता है, तो वैसे ही इस गांव में भी है। काफ़ी प्राचीन यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, हालांकि कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर जो है खंडित भी दिखाई दे रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 5 कलश यहाँ पे जलाए गए हैं। ये 5 कलश का संदर्भ ही आदिवासियों की प्रकृति पूजा से है। जिस तरह से झारखंड में जो आदिवासी होते हैं वो सरहुल पूजा करते हैं, कहीं पर बाहा पूजा होती है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर प्रकृति बड़ा देव शक्ति पूजा होती है। ये 5 कलश का अर्थ है जो कि अग्नि, वायु, पृथ्वी, आकाश और जल, ऐसे 5 तत्वों का इससे संबंध होता है, इसलिए इसे प्रकृति पूजा कहते हैं। तो ये आदिवासियों का एंशिएंट जो कल्चर है, जिसे हम प्राचीन संस्कृति कहते हैं, वो आज भी विद्यमान है। हज़ारों सालों बाद भी आदिवासी अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति और अपनी भाषा से विमुख नहीं हुए हैं। ज़रूर आधुनिकता के दौर में आदिवासियों में थोड़ा बहुत बदलाव देखने मिल रहा है, लेकिन आज भी इनकी संस्कृति जो है पूरी तरह से कायम है। डिस्ट्रॉय आज तक कोई नहीं कर पाया है और शायद न कभी कोई कर पाएगा, क्योंकि इनकी संस्कृति जो है, इनकी जो भाषा है, जिसको एंशिएंट भाषा हम कहते हैं, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में आदिवासियों की अलग अलग भाषा है। हमारे यहाँ पर गोंडी भाषा बोली जाती है, जिसे पारसी भी कहा जाता है। जबकि झारखंड में हम जाते हैं तो हो भाषा है, उराव भाषा है, मुंडारी भाषा है, संथाली है, इस तरह की भाषाएं बोली जाती है, जो कि काफ़ी प्राचीन भाषा माना जाता है। और ऐतिहासिक अगर इसके हम बात करें तो इन भाषाओं का संदर्भ संस्कृत, जिसको हम प्राचीन भाषा, बहुत पुरानी भाषा कहते हैं। संस्कृत को लोग जो है वेदों और ग्रंथों में संस्कृत को सभी भाषाओं की जननी कहा गया है। लेकिन आदिवासियों के बीच हम पहुँचते हैं, इनकी भाषाओं को समझते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि संस्कृत से भी पुरानी जो भाषा है वो आदिवासियों की भाषा है। इसके कई हिस्टोरिकल संदर्भ आपको मिल जाएंगे। तो ये पोस्ट द्रविड़ियन जो भाषाएं हैं उनसे भी पहले की भाषाएं हैं। अगर इनकी आप भाषा सुनना चाहेंगे तो हमारे साथ में आदिवासी परिवार के कुछ लोग हैं, किस तरह से बोलते हैं आप इनको समझ सकते हैं। हाँ, वाले लखनदाल वाई तोड़ इदेना पूजा रचना किया तोड़ बत्ती तल की नहाया तल की तोड़ अदेना ईद पुट्टी ता लाभ पुट्टी ता ईद मावा शक्तिदाई आंत ईद मावा शक्तिदायीन ममोट मरंगों में छिले मावा, क्योंकि ईद मावा सांस्कृतिक ता पूजा मावड़ आजा दादा तो अक्सर तोड़ते ममोट मरंगों में छिल्लर मा छवा पुता भी मरंगो। तो आदिवासियों की जो संस्कृति है, जो उनकी भाषा है, वो काफ़ी प्राचीन है। हज़ारों साल पुरानी इनकी संस्कृति और भाषा है, जिसका आज भी वे निर्वहन कर रहे हैं। हम इस वक्त गांगुलपारा गांव में हैं और यह गांव चारों ओर पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इस गांव में आने जाने के लिए कोई साधन नहीं है, यहाँ तक कि रोड भी नहीं है। इसके बावजूद यहाँ पे आदिवासी परिवार जो है, वनों से जो निकलने वाले वनोपज जिसको हम कहते हैं, उन वनोपज के सहारे जीवन यापन करते हैं। वर्तमान में महुआ का सीज़न चल रहा है, महुआ फूल चुनकर आदिवासी अपना गुजारा कर रहे हैं।
कुछ दिन बाद शहद निकालने का ये काम चालू करेंगे, जो कि रात में शाम को जब ये निकलते हैं गांव से और रात के 10 बजे तक शहद निकालते हैं मधुमक्खी के छत्तों से। पहाड़ियों पर अक्सर मधुमक्खियाँ जो है अपने छाते निर्माण करती है, उनमें काफ़ी शहद होता है। उस शहद को निकालते हैं, उसको बेचते हैं। फिर बेहरा है, हर्रा है और भी काफ़ी सारे वनोपज है, तेंदुपत्ता है और बांस कटाई का काम मिल जाता है इनको। तो ऐसे कार्यों से ही इनका जीवन गुजरता है। यहाँ पर खेती का कोई साधन जो है यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। एक दो छोटे मोटे खेत बने हुए जिसमें सब्जी भाजी ये उगा लेते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि आदिवासियों का जो इतिहास है, जो हिस्ट्री है, वो लगभग 73,000 साल पुरानी है। लगभग 73 से 75,000 साल पहले इंसान की उत्पत्ति हुई, तभी से आदिवासी इस धरती पर पहले मानव के तौर पर गिना गया है। एंथ्रोपोलॉजी को हम जब पढ़ते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी में यह बातें सामने आती है। जो कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन की हम जब बात करते हैं, मानव उत्क्रांति की, तो उसमें यह बातें समझ में आती है कि आदिवासी ही धरती का पहला इंसान हुआ करता था, जिसके द्वारा अपनी समझ और अपना जो माइंड डेवलपमेंट होते गया, उसके बाद में वो धीरे धीरे अपने आप को विकास की ओर आगे बढ़ाता गया और धीरे धीरे वह खोज करते हुए, अनुसंधान करते हुए आगे बढ़ते गया। और जिसकी परिणति है कि आज हम ये सारा विश्व जो देख रहे हैं, हम ये जो सारा हम सृष्टि में जो डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये सब वहीं से धीरे धीरे शुरुआत हुई और आज इस लेवल पर हम पहुंच गए हैं, इस एज में पहुंच चुके हैं जिसको हम SNT का एज कहते हैं, यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, और R&D का कहते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का। क्योंकि दुनिया इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर निर्भर किसी चीज़ पर है तो वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर है, रिसर्च और डेवलपमेंट पर है। ये दो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं, SNT और R&D। इनके ऊपर में आज पूरी दुनिया निर्भर है, किसी चीज़ पर, अन्य चीज़ों पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं है। जो कुछ भी बदलाव दुनिया में हम देख रहे हैं या भारत में भी देख रहे हैं, गाँवों में भी देख रहे हैं, तो यह सब SNT और R&D का कमाल है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो हम बात कर रहे थे आदिवासियों की सिविलाइजेशन की। फर्स्ट सिविलाइजेशन जो है एंथ्रोपोलॉजी में जब हम पढ़ते हैं तो ये समझ में आता है कि पहली सिविलाइजेशन जो हुई वो केव सिविलाइजेशन थी, जिसमें इंसान जो है गुफाओं में प्रगत हुआ माना जाता है। और गुफाओं में जो प्रगत होने वाले जो लोग थे वो सबसे पहले आदिवासी थे, 73,000 साल पहले। अगर हम कहीं और ज़्यादा न दूर जाते हुए, ज़्यादा दूर की बात न करते हुए, हम अगर अपने मध्य प्रदेश की ही बात करें तो यहाँ पर 2 साइट्स से एंशिएंट मिलती है जो काफ़ी प्राचीन साइट्स है, जिसको 40,000 45,000 साल पुरानी साइट्स माना गया है। एक तो भीमबैठिका है, जहाँ पर आपको केव सिविलाइजेशन का नज़ारा दिखाई दे सकता है, और दूसरी सिविलाइजेशन जो है वो है बगोर है, जिसमें भी आप आदिवासियों की संस्कृति को देख सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री की हम बात जब कर रहे थे तो एंथ्रोपोलॉजी के अनुसार ये माना जाता है लगभग 73,000 75,000 साल पहले आदिवासी जो है इस पृथ्वी पर विकसित हुआ, और उसने धीरे धीरे केव सिविलाइजेशन के बाद में फिर वो रिवर सिविलाइजेशन की ओर आगे बढ़ा। और रिवर सिविलाइजेशन की ओर जब आगे बढ़ा तो उसने खेती शुरू की। तब पृथ्वी पर ऐसा बताया जाता है कि आइस हुआ करती थी, यानी कि बर्फ़ की परत जमी हुई थी। बर्फ़ को धीरे धीरे उसने हटाया और फिर वो खेती की तरफ डाइवर्ट हुआ, खेती करना शुरू किया। अपने अनुसार अपने जीवन को ढालने के लिए उसने कुछ खोजें की। उस समय में पाषाण युग को हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है। औजार जब बने तो पत्थरों से सबसे पहले बने, फिर पाषाण युग में ये पढ़ने को मिलता है। तो इस तरह से हिस्टोरी है आदिवासियों की और इंसान की उत्पत्ति की। और आप ये तस्वीरें इस वक्त गांव में देख रहे हैं, गांगुलपारा गांव में। चारों ओर जो है रिजर्व फॉरेस्ट का इलाका है और इस बीच यहाँ पे आदिवासी परिवार निवास कर रहे हैं। यहाँ पर फॉरेस्ट के कुछ कर्मचारी भी पहुँचे हुए हैं। शालिग्राम कुर्वे जी, मैं इनको अच्छी तरह से जानता हूँ, डिप्टी रेंजर है। और ये यहाँ के आदिवासी युवा है जो पेड़ की छाया के नीचे बैठे हुए हैं। फ़िलहाल मौसम बदल गया है, इस वजह से हमें धूप का अंदाज़ा नहीं हो रहा है। तो ये जो गांव है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि आज भी अपनी संस्कृति, अपनी जो भाषा है, एंशिएंट भाषा जिसको हम कहते हैं, उसको मेंटेन करता है ये गांव। सामने में एक छोटा सा स्कूल है, प्राथमिक शाला स्कूल है, शायद ये प्राथमिक शाला ही है। और एकमात्र हैंडपंप है, यहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। बिजली गांव में पहुंच चुकी है, क्योंकि रिजर्व फॉरेस्ट का आसपास इलाका होने से यहाँ पे रोड का डेवलपमेंट नहीं हुआ है निकलने के लिए। गांव में राजस्व ग्राम होने की वजह से ज़रूर ये जो है सीमेंट रोड यहाँ पे बनाई गई है।
लगभग 200-400 मीटर की ये रोड हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। यहाँ से निकलने के लिए 2 रास्ते बताए गए हैं। एक रास्ता आप देख सकते हैं, ये सामने वाला जो रास्ता है ये जो है गांगुलपारा डैम के जस्ट साइड से निकलता है और गांगुलपारा डैम से होते हुए निकलता है। दूसरा ये फॉरेस्ट के रोड से जाता है, जिस रोड से हम आए। तो इस तरह से यह गांव बसा हुआ है। बारिश के दिनों में यहाँ के आदिवासियों को निश्चित ही यहाँ से निकलने में काफ़ी तकलीफ़ें होती है। तो आज का व्लॉग जो है हमने गांगुलपारा गांव से तैयार किया है। इस व्लॉग में हमने आपको अब तक यह बताने का प्रयास किया कि आदिवासियों की हिस्ट्री कैसी रही है, कैसे कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन हुआ है, उसके बाद में आदिवासी कैसे गुफाओं में प्रगत हुआ, फिर रिवर सिविलाइजेशन की ओर गया और फिर आधुनिक युग में कैसे डाइवर्सन हुआ, उसका ये हमने बताने का प्रयास किया है। साथ में आदिवासियों की जो प्रकृति पूजा है उसके स्थल तक ले गए, उसको समझाने का प्रयास किया। और इसके अलावा हमने इस गांगुलपारा गांव में शासन प्रशासन की जो योजनाएं, विकास के जो दावे किए जाते हैं, उसका कितना कुछ यहाँ पे क्रियान्वयन हुआ है, इन बातों पर हमने खासकर आप लोगों को बताने और समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद करते हैं कि हमारा दूसरा व्लॉग भी आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। हम आपसे बार बार यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारा यह जो व्लॉग होता है केवल मनोरंजन के लिहाज से नहीं होता है, आपके तक नॉलेज पहुंचाने का भी काम करता है, यानी कि नॉलेजेबल व्लॉग होता है। इसलिए हम आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे व्लॉग के कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर हमें सुझाव दें और बताएं कि आप लोगों को कैसा यह व्लॉग लगा और क्या कुछ इस व्लॉग से आप लोगों को सीखने